स्वागत है दोस्तों आपका। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। आज हम एक नया नॉवल शुरू करने जा रहे हैं। ये भी अनिल मोहन जी का देवराज चौहान सीरीज का नॉवल है, डेथ वारंट। ये दो भागों में होगा, पहला डेथ वारंट और दूसरा शिकारी। ये दरअसल वो नॉवल है जो देवराज चौहान से मेल खाता है, यानी इसकी कहानी काफी हाई स्पीड नॉवल है। चलिए बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी शुरू करते हैं। डेथ वारंट पार्ट 1। जगमोहन श्रीनगर से आने वाले प्लेन से मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा। उसने हुलिया बदल रखा था, चेहरे पर दाढ़ी मूछें थी और सिर पर बालों की विग लगा रखी थी। इस वक्त वो 50 साल का व्यक्ति लग रहा था। पास में सिर्फ ब्रीफकेस था। चेकिंग के बाद वो एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकला और टैक्सी पर बैठकर चल दिया। साथ ही मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। फोन कान से लगाया, दूसरी तरफ बेल जारी थी। हेलो। देवराज चांद की आवाज कानों में पड़ी। मैं मुंबई पहुंच गया हूँ। बंगले पर पहुंचो, मैं नगीना के पास हूँ, शाम को आऊंगा। देवराज चांद ने उधर से कहा। मैं दलजीत से मिलना चाहता हूँ, 4 बार उसका फोन आ चुका है कि जरूरी काम है। जगमोहन ने कहा। मैं यहां से दलजीत के पास जा रहा हूँ, फिर दोपहर बाद बंगले पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है। श्रीनगर में कोई खास बात? नहीं, मैं जिस काम के लिए गया था वो हो गया, बाकी शाम को मिलने पर। बातचीत खत्म हो गई। जगमोहन ने मोबाइल जेब में रखा और बाहर देखा। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गई। टैक्सी गलत रास्ते पर जा रही थी। ये तो गलत रास्ता है दोस्त, जगमोहन कह उठा। मैंने तुम्हें कहीं और चलने को कहा था। हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर ने बिना गर्दन घुमाए कहा। जगमोहन के होंठ सिकुड़े। वो समझ गया कि कोई गड़बड़ है। रिवॉल्वर उसके पास नहीं थी। श्रीनगर में ही किसी को दे दी थी कि प्लेन में सफर करना था। ये गलत रास्ता है। ये सही रास्ता है मिस्टर जगमोहन, मुझे मालूम है कि कहाँ जाना है। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर जगमोहन चौंका। तो तुम मुझे जानते हो? मैं ये भी जानता हूं कि तुम श्रीनगर में एक आदमी को शूट करने गए थे। उस्मान नाम है उसका, जिसे तुमने शूट किया। ऐसा तुमने इसलिए किया कि तुमसे मेहरचंद गुलाटी ने ऐसा करने को कहा था। इस काम के तुमने 2 करोड़ लिए। मेहरचंद ने उस्मान को इसलिए तुम्हारे हाथों शूट करवाया कि उसकी बेटी दिल्ली में पढ़ रही है, वहीं उस्मान पढ़ रहा था। दोनों की दोस्ती हो गई, फिर दोनों ने शादी का इरादा कर लिया। मेहरचंद की बेटी ने विश्वास के चलते अपने आप को उस्मान के हवाले कर दिया। फिर उसकी पढ़ाई खत्म हो गई। मेहरचंद की बेटी को महसूस हुआ कि गर्भ ठहर गया है। यह बात उसने उस्मान को कही तो उस्मान शादी से पीछे हट गया और श्रीनगर चला गया। मेहरचंद गुलाटी को यह बात पता चली तो उसने श्रीनगर जाकर उस्मान से मुलाकात की। उसे अपनी बेटी के बारे में बताया कि वो तुम्हें प्यार करती है, परंतु उस्मान शादी के लिए तैयार नहीं हुआ और मेहरचंद को बताया कि वो एक आतंकवादी का बेटा है। इन शब्दों में छिपी धमकी को पहचान कर मेहरचंद गुलाटी श्रीनगर से वापस मुंबई आ गया और फिर उसने अपने पहचान वालों के द्वारा तुमसे संपर्क किया। वो उस्मान को खत्म करा देना चाहता था, जिसने उसकी बेटी को धोखा दिया। वैसे तुम इस तरह के काम नहीं करते, परंतु मेहरचंद की पहचान वाला जो बीच में था वो देवराज चौहान का खास था, इसलिए देवराज चौहान ने इस काम को पूरा करने के लिए तुम्हें श्रीनगर भेजा। टैक्सी ड्राइवर ने शांत स्वर में कहा। जगमोहन उसकी जानकारी पर हैरान हुआ। पहलू बदलकर जगमोहन कह उठा। तुम्हें तो अंदर तक की पूरी जानकारी है। टैक्सी ड्राइवर कुछ नहीं बोला। मेरी दिलचस्पी सिर्फ इस टैक्सी से उतर जाने की है, जगमोहन ने सतर्क स्वर में कहा। टैक्सी अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रुकेगी। मैं इस वक्त आसानी से तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा और टैक्सी रुक जाएगी, जगमोहन खतरनाक स्वर में कह उठा। ये गलती मत करना। क्यों? तुम इस वक्त घिरे हुए हो, मैं अकेला नहीं हूं। इस टैक्सी को इस वक्त 6 लोग घेरे चल रहे हैं। वो सब जानते हैं कि तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो, जबकि हकीकत यह है कि इस वक्त तुम कुछ भी करके सफल नहीं हो सकते। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास इस वक्त रिवॉल्वर होती तो बहुत कुछ कर लेते, तो बता दो। ये भी सोच रहा हूं, जगमोहन का स्वर कठोर था। टैक्सी चलाने वाले ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और हाथ पीछे की तरफ करता कह उठा, ये लो। जगमोहन ने फौरन रिवॉल्वर थाम ली। रिवॉल्वर को चेक किया, वो लोडेड थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाली रिवॉल्वर नहीं देने वाला। अब तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर है, तुम जो भी करना चाहो
करके देख लो, क्या तुम सफल हो पाते हो? वो शांत स्वर में बोला। जगमोहन अजीब सी स्थिति में फंस गया था। जगमोहन ने नजर घुमाकर टैक्सी के पीछे आते वाहनों को देखा। टैक्सी के चारों तरफ वाहनों की भीड़ थी। ऐसे में पता नहीं चल सकता था कि कौन उसके पीछे है। तुम हो कौन? जगमोहन सीधा बैठता कह उठा। जल्दी तुम्हें पता लग जाएगा। अभी बताओ, जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। बताने में हर्ज नहीं है, परंतु मैं अभी बताना नहीं चाहता। दम रखते हो तो मुझे मजबूर करो बताने को। जगमोहन के दांत भिज गए। गुस्सा चेहरे पर नाच उठा। उसके शब्दों ने आग में घी का काम किया था और उसने हाथ में दबी रिवॉल्वर की नाल आगे होकर उसके सिर पर रख दी। टैक्सी रोको। मैंने पहले ही कहा है कि कोई फायदा नहीं। फायदा नुकसान मैं बाद में देखूंगा। तुम टैक्सी रोको वरना तुम्हारे सिर में गोली घुस जाएगी। जिद्दी हो। टैक्सी वाला बिना पीछे देखे मुस्कुरा पड़ा। बेटे, ये भी हो सकता है कि आगे पीछे कोई भी ना हो, तुम सिर्फ धमकी ही। अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि तुम पिछले एक सप्ताह से हमारी नजर में हो। तभी तुम्हें मालूम हुआ कि तुम श्रीनगर में क्या करके आ रहे हो। वो टैक्सी को धीमी करता सड़क के किनारे रोकता जा रहा था। तुम्हें नहीं बल्कि देवराज चौहान पर भी हमारी नजर में है, और हम जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ है। कहाँ है? नगीना नाम की लड़की के बंगले पर। वो शायद देवराज चौहान की पत्नी है। जगमोहन को अब भारी खतरा महसूस हुआ। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? जवाब में वो हौले से हंसा और टैक्सी को सड़क के किनारे रोककर इंजन बंद करता हुआ कह उठा। अब तुम्हारे और देवराज चौहान के आराम के दिन खत्म हुए। जबकि टैक्सी रुकते ही जगमोहन की निगाह आगे पीछे थी। टैक्सी के आगे एक कार आ रुकी, जबकि पीछे एक कार और एक काले शीशे वाली क्वालिस आ ठहरी थी। वो आदमी गर्दन घुमाकर जगमोहन को देखने लगा। वो 50 बरस का प्रभावशाली चेहरे वाला व्यक्ति था। जगमोहन ने उसके सिर से रिवॉल्वर हटा ली थी। चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। तभी टैक्सी के आसपास 5-6 लोग दिखने लगे। एक ने पीछे का दरवाजा खोला और जगमोहन के हाथ में दबी रिवॉल्वर की परवाह न करके बोला, बाहर निकलो। कौन हो तुम लोग? उसने हाथ बढ़ाकर जगमोहन की कलाई पकड़ी और उसे बाहर खींचा। जगमोहन बाहर निकल आया। दूसरे ने जगमोहन के हाथ से रिवॉल्वर ले ली। जगमोहन समझ चुका था कि किन्हीं शातिर लोगों के हाथों में फंस चुका है। उसे अपनी चिंता नहीं थी, उसे देवराज चौहान और नगीना की चिंता थी। ये लोग नगीना के बंगले के बारे में भी जान गए थे। जगमोहन को 3 लोग घेरे पीछे खड़ी कॉलेज में ले गए। भीतर बैठे। कॉलेज के दरवाजे बंद हुए और अगले ही पल कॉलेज सड़क पर दौड़ पड़ी। 4 लोग कॉलेज में थे। 2 उसके इर्द गिर्द उसे दबाए बैठे थे। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? कुछ बताओ तो सही। जगमोहन कह उठा। चेहरे पर लगी दाढ़ी मूंछ उसने उतार ली थी। चुप रहो। ड्राइवर के साथ बैठा व्यक्ति गुर्रा उठा। तुम्हें वक्त आने पर हर बात का जवाब मिलेगा। जगमोहन होंठ भींचे खामोश बैठा रह गया। अगला दृश्य। रास्ते में जगमोहन की आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया गया था, जिसकी वजह से वो ये ना देख सका कि उसे कहां ले जाया गया है। पर उसने इतना महसूस कर लिया था कि लिफ्ट से उसे चौथी या 5वीं मंजिल पर ले जाया गया है। 2 आदमी उसके दाएं बाएं थे, जिन्होंने दोनों तरह से उसकी बाहें थाम रखी थी। फिर उसे एक जगह कुर्सी पर बिठाया गया और आंखों पर बांधा काला कपड़ा हटा लिया गया। जगमोहन ने देखा कि वो एक कमरे में है। उस कमरे में बेड के अलावा एक चेयर थी, जिस पर वो बैठा था। कमरे में कोई खिड़की रोशनदान नहीं था। जेब से उसका मोबाइल ले लिया गया था। वो दोनों आदमी पलटे और दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर लगा एक बटन दबाया तो दरवाजा तेजी से सरक कर बंद होने लगा। ये देखकर जगमोहन गुस्से से चीख कर कह उठा, आखिर तुम लोग हो कौन? चाहते क्या हो मुझसे? तब तक दरवाजा बंद हो गया था। जगमोहन चेयर से उठा, दरवाजे को चेक किया, परंतु दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी उसकी निगाह दरवाजे के पास लगी नंबर प्लेट पर पड़ी, जिस पर 0 से लेकर 9 तक अंक थे। जगमोहन समझ गया कि इन्हीं अंकों में से कुछ खास अंकों को क्रमवार दबाने से दरवाजा खुलता है। वो उन्हीं अंकों को दबाते हुए दरवाजा खोलने की चेष्टा करने लगा। चेहरे पर झल्लाहट और गुस्सा झलक रहा था। अगला दृश्य। इसी इमारत के कमरे में उस आदमी ने प्रवेश किया। वो लंबे कद का व्यक्ति था, जिस्म पर सफेद पैंट कमीज और काली बेल्ट लगा रखी थी। 50 के करीब उम्र थी उसकी भी। सामने दीवार पर एक स्क्रीन लगी थी। उस स्क्रीन के पास लगे कुछ बटन दबाए तो स्क्रीन रोशन हो उठी।
वो कुर्सी पर बैठ गया। नजरें स्क्रीन पर थी, जहां कुछ पलों की झिलमिलाहट आने के बाद उस कमरे का दृश्य दिखने लगा जहां जगमोहन मौजूद था। जगमोहन अभी भी बटनों वाली नंबर प्लेट में उलझा हुआ था। बेकार है, वो व्यक्ति कह उठा। स्क्रीन पर जगमोहन को देखते ही चौंक उठा। इधर उधर नजर घुमाते देखा। तुम मुझे नहीं देख सकते मिस्टर जगमोहन, वो आदमी शांत स्वर में पुनः कह उठा। मैं तुम्हें देख सकता हूं। कौन हो तुम? जगमोहन स्क्रीन पर बोलता नजर आया। मार्शल। कौन मार्शल? इंडियन गुप्तचर एजेंसी का चीफ मार्शल। इंडियन गुप्तचर एजेंसी? जगमोहन के चेहरे पर स्पष्ट तौर पर उलझन दिखाई देने लगी। तो क्या मैं गिरफ्तार हो गया हूं? नहीं। तुम और देवराज जो भी डकैती करो, कुछ भी करो, उससे मेरी एजेंसी को कोई मतलब नहीं। तो मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मेरी गुप्तचर एजेंसी विदेशों से खतरनाक मामले संभालती है, ऐसे मामले जिन्हें कोई और नहीं संभाल सकता। मेरे जासूस दुनिया भर में हर देश के महत्वपूर्ण पदों पर मौजूद हैं और मुझे खबर देते रहते हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों इस तरह लाया गया है? मुझे मोहरे बदलने की जरूरत पड़ गई। मोहरे बदलने की जरूरत? जल्दी ही तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा। मैं तुम्हारे पास आकर बात करूंगा, लेकिन इस वक्त तुम अपने को यातना के लिए तैयार कर लो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में कितना दमखम है। मार्शल सामान्य स्वर में कह उठा। तुम पागल तो नहीं हो जो मेरा दमखम देखने के लिए मुझे यातना दे रहे हो? तब तक मार्शल ने सामने लगा एक बटन दबा दिया। रोशन स्क्रीन बंद हो गई। मार्शल ने एक अन्य स्विच दबाकर कहा, सतनाम। यस मार्शल, मध्यम से आवाज वहां उभरी। जगमोहन को जबरदस्त यातना दो और यातना की फिल्म बना लो, मार्शल ने कहा। स्विच ऑफ किया और कुर्सी से उठकर कमरे से बाहर निकला। फिर लंबी राहदारी में आगे बढ़ गया। उसका शांत चेहरा सोचों से भरा हुआ था। चंद पलों बाद ही मार्शल ने दरवाजा खोलकर एक ऐसे कमरे में प्रवेश किया। वहां एक बड़ी सी टेबल लगी हुई थी, जिसके इर्द गिर्द कुर्सियों पर कमलपुरी, जोरावर, गोस्वामी और सुधीर शर्मा मौजूद थे। मार्शल ने पास पहुंचकर एक कुर्सी खींची और बैठता हुआ कह उठा, कोई नई खबर? न्यूयॉर्क में हमारे 7 एजेंटों को 3 दिन में खत्म कर दिया गया है। इन्हीं 3 दिनों में वॉशिंगटन और शिकागो में हमारे 11 एजेंट मारे गए। हम 18 एजेंटों से 3 दिन में हाथ धो चुके हैं। ज्यादातर की मौत इस प्रकार हुई है कि सिर्फ एक्सीडेंट लगे। ये इत्तेफाक नहीं है। हमारी एजेंसी में कोई गद्दार है जो कि सीआईए को हमारे एजेंटों के बारे में पक्की खबर दे रहा है, गोस्वामी ने गंभीर स्वर में कहा। इतने एजेंटों की जगह हम कैसे पूरी करेंगे? कितनी कठिनाई के बाद हमने उन्हें वहां सेट किया था, परंतु सब कुछ खत्म हो गया। मैं जानता हूं कि हमारी खबरें सीआईए तक पहुंच रही हैं, मार्शल ने शांत स्वर में कहा। जानते हो? जोरावर बोला। तो कुछ किया क्यों नहीं? हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि गद्दार को ढूंढने में वक्त लगाया जाए। मैं 15 दिन से आगे की योजना बना रहा हूं। मैं जानता था कि हमारे एजेंटों पर मुसीबत आ सकती है। तो आपको एजेंटों को सतर्क करना चाहिए था कि उससे कोई फायदा नहीं होता। सीआई के हाथ तब भी उनकी गर्दन तक पहुंच ही जाते, मार्शल बोला। आपने कहा कि आप आगे की योजना बना रहे हो। वो क्या है? मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि गद्दार हम में से भी कोई हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि अब मैं जो योजना बना रहा हूं वो सीआई के कानों तक पड़े, मार्शल ने कहा। वो चारों एक दूसरे को देखने लगे। जब से हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि पर हस्ताक्षर करने से मना किया है, तभी से दुनिया भर में अमेरिका के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। उसके बाद से अमेरिका का व्यवहार भारत के प्रति बदल गया है और सीआईए की हरकतों में तेजी आ गई है। हमारे कई एजेंटों ने खबर दी है कि सीआईए इंडिया के खिलाफ कुछ करने वाली है। क्या करने वाली है, ये खबर नहीं मिल पाई। मार्शल ने सबके चेहरों पर निगाह मारी। इस वक्त अमेरिका में हमारे कितने एजेंट बचे हैं जो सीआईए की खबरें पाने की चेष्टा कर रहे हैं? 14 बचे हैं। उन्हें सतर्क कर दिया गया है, कमलपुरी ने कहा। उनकी खबर सीआईए के पास होगी तो वो भी बचने वाले नहीं, मार्शल ने कहा। फिर तो अमेरिका में हमारे जासूसों का जाल खत्म हो जाएगा, जोरावर बोला। जबकि इन दोनों तो हमें सीआईए की खबरों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, ये हमारे लिए चिंता का विषय है, मार्शल ने सिर हिलाया। हमें अपने उन एजेंटों के संपर्क में रहना चाहिए जो सीआईए के एजेंट हैं और हमें खबर देते हैं।
वो हमें बेहतर बता सकते हैं कि सीआईए भारत को लेकर क्या कर। हम उनके संपर्क में हैं मार्शल, सुधीर शर्मा ने कहा। उन्हें कह दिया गया है कि वो जितनी बड़ी खबर देंगे उतने ही ज्यादा डॉलर उन्हें दिए जाएंगे। मेरे ख्याल में सीआईए के भीतर कुछ चल रहा है और उस बात की जानकारी सीआईए के आम एजेंटों को भी नहीं है। अमेरिका इंडिया से खफा है कि संधि पर इंकार करके हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में अमेरिका की नाक नीची करा दी। ऐसे में सीआईए द्वारा कुछ भी करवाया जा सकता है। हमारे पास ये खबर तो है ही कि अमेरिका इंडिया के खिलाफ कुछ करने की सोच रहा है। देर सवेर में पता तो चल ही जाएगा कि अमेरिका क्या करने, तब देर हो सकती है, मार्शल ने कहा। हमें इस बार जल्दी खबर हासिल करनी है ताकि हमें बचाव का वक्त मिल सके। तभी तो सबसे खतरनाक बात अभी तक तो सबसे खतरनाक बात यह रही कि सीआईए ने हमारे 18 एजेंटों की 3 दिन में हत्या कर दी, गोस्वामी ने कहा। इंडिया में हमारी नजरों में सीआईए के कई एजेंट हैं, क्या हम भी उनकी हत्या? नहीं, मार्शल ने कहा। उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि ऐसा करने पर हम अपने टारगेट से भटक जाएंगे और सीआईए भी सतर्क हो जाएगी कि हम लोग सतर्क हैं। हमें सिर्फ ये खबर पानी है कि सीआईए भारत के खिलाफ क्या करने का इरादा रखती है। मार्शल खड़ा होते हुए बोला, आप लोग इस बारे में विचार विमर्श कीजिए और जो नतीजा निकले वो मुझे बता दो। मैं अभी कुछ कामों में व्यस्त हूं। कहकर मार्शल बाहर निकल गया। अगला दृश्य। 3 घंटे बाद मार्शल उसी स्क्रीन वाले कमरे में पहुंचा और स्क्रीन ऑन करके उसने जगमोहन का हॉल देखा। जगमोहन अंडरवियर पहने बेड पर पस्त हाल में पड़ा था। उसके शरीर पर जगह जगह यातना के निशान दिखाई दे रहे थे। वो काफी घायल लग रहा था। शरीर के कई हिस्सों से खून बह रहा था। मार्शल ने एक बटन दबाया और बोला, कैसा लग रहा है जगमोहन? जगमोहन के शरीर में हरकत होती देख मार्शल ने फिर होंठ हिलते देखे। कुत्ता, जगमोहन के होंठों से निकला। मार्शल के चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी। मुझे पता चला है कि टार्चर के दौरान तुमने काफी हिम्मत से काम लिया। तुम कुत्ते हो, जगमोहन चीख उठा। साले सामने आके बात कर, तेरे को बताता। कोई फायदा नहीं चीखने चिल्लाने का। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास हर तरह की ताकत है, जबकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं कि मेरी ताकत का मुकाबला कर सको। तुम चाहते क्या हो? जगमोहन की गुस्से भरी आवाज कानों में पड़ी। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने बारे में क्या बताया था? तुम इंडियन गुप्तचर एजेंसी के चीफ हो, यही बताया था। यह जानकर मुझे खुशी हुई कि तुम बातें याद रखना जानते हो, मार्शल ने गंभीर स्वर में कहा। समस्या यह है कि मेरे ही किसी आदमी की गद्दारी की वजह से अमेरिका स्थित मेरे कई एजेंट सीआईए के हाथों मारे जा चुके हैं। इससे मुझे बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मेरे एजेंट पहचाने जा रहे हैं अमेरिका में, जबकि इस वक्त मुझे वहां अपने खास लोगों की जरूरत है। परंतु मैं अमेरिका में एजेंटों के तौर पर तुम्हें गुपचुप भेजना चाहता हूं, जिसे कोई पहचानता ना हो। एक खास मिशन तुम्हारे हवाले करना चाहता। उल्लू के पट्टे, जगमोहन गुस्से से बोला। मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगा। तुम करोगे, मार्शल ने विश्वास भरे स्वर में कहा। कोशिश करके देख लो। कोशिश करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरा काम करने को तुम तैयार हुई हो। अच्छा, जगमोहन की आवाज में व्यंग के भाव आ गए। वो कैसे? बहुत जल्दी इस मुद्दे पर बात होगी जगमोहन। इस काम के लिए मुझे कुछ आदमी चाहिए थे। मैंने अंडरवर्ल्ड के लोगों की लिस्ट में से तुम्हारा और देवराज चौहान का चुनाव किया है। देवराज चौहान? जगमोहन चौंका। वो कहाँ है? वो भी जल्दी ही यहां पहुंच जाएगा। मार्शल ने उसी पल जगमोहन को बेड से उतरकर बैठते देखा। तुम उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकते, जगमोहन ने कहा। अगले कुछ घंटों में तुम्हें यह भी पता चल जाएगा। तुम भूल में हो कि मैं या देवराज चौहान तुम्हारा कोई काम करेंगे। इस प्रकार हम किसी का कोई काम नहीं करते। देश की खातिर भी नहीं करते, मार्शल मुस्कुराया। नहीं। पैसे की खातिर भी नहीं? नहीं। बचपना कर रहे हो ऐसे जवाब देकर। जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम मेरा हर काम करने को तैयार होगे। कभी नहीं। तुम मार्शल ने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन ऑफ कर दी। अगला दृश्य। देवराज चौहान शाम 5:30 बजे नगीना के बंगले पर कार से निकला और मिनट भर में मुख्य सड़क पर आकर वहां आते जाते वाहनों में उसकी कार मिल गई।
2 दिनों से वो नगीना के पास ही था, क्योंकि जगमोहन श्रीनगर गया था और उसके पास करने को कोई खास काम नहीं था, तो नगीना के पास चला आया। वैसे भी नगीना कुछ दिन से फोन पर शिकायत कर रही थी कि 20 दिन हो गए हैं वो आया नहीं। बहरहाल अब 2 दिन नगीना के पास बिताकर बाहर निकला था। जगमोहन सुबह ही श्रीनगर से आया था और अब बंगले पर उसका इंतजार कर रहा होगा। परंतु देवराज चांद से गलती हो चुकी थी। अगर नगीना के बंगले से बाहर निकलते हुए वो अपनी चौकस निगाह हर तरफ दौड़ाता तो कम से कम 2 लोग तो नजर उसे आ ही जाते, जो उसे बाहर आया पाकर सतर्क हो गए थे। तब शायद कुछ दूर मौजूद 2 कारें और एक कॉलेज भी उसकी नजर में आ जाती, जो उसकी कार बाहर आते ही फौरन स्टार्ट हो गई थी। परंतु देवराज चांद पूरी तरह से असावधान था। निश्चिंत था कि यहां भला कौन उस पर निगाह रखेगा, जबकि उसे इस बात का भी पता था कि शिकारी कहीं भी पहुंच जाते हैं शिकार करने के लिए। जब देवराज चांद की कार मुख्य सड़क पर पहुंची तो वो 2 कारें और पुलिस उसके पीछे लग चुकी थी। अनजान था देवराज चांद इन सब हालातों से। तभी वाहनों की भीड़ में से एक कार ने उसे ओवरटेक किया और धीरे धीरे वो कार उसकी कार के आगे आ गई। देवराज चांद ने मध्यम रफ्तार रखी थी अपनी कार की। एक हाथ से स्टेयरिंग थामे देवराज चांद ने फोन निकाला और जगमोहन का नंबर मिलाने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, परंतु नंबर नहीं लगा। हर बार स्विच ऑफ ही आता रहा। उलझन हुई देवराज चांद को कि जगमोहन का मोबाइल क्यों ऑफ है। जगमोहन ने उससे कहा था कि दलजीत के कई फोन आने पर वो दलजीत से मिलने के बाद बंगले पर जाएगा। एक हाथ से कार ड्राइव करते देवराज चांद ने दलजीत का फोन मिलाया और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। फौरन ही दलजीत की आवाज कानों में पड़ी। हेलो दलजीत, देवराज चांद बोला। तुम्हारे पास जगमोहन आया? कहाँ आया वो? 10 फोन कर चुका हूं। दिलजीत का शिकायती स्वर कानों में पड़ा। वो तो उसने सुबह 10 बजे मुझे कहा था कि वो दिलजीत से मिलने जा रहा है, लेकिन मेरे पास कहाँ आया वो? उसे फोन करके देखा कि उसका मोबाइल फोन ऑफ जा रहा है। कहकर देवराज चांद ने मोबाइल ऑफ करके जेब में रखा। अब उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट देखी जा रही थी। सुबह जगमोहन ने उससे कहा था कि वो दिलजीत के पास जा रहा है, परंतु दिलजीत के पास पहुंचा नहीं। अब उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। देवराज चांद समझ गया कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। धड़ाम। तभी पीछे से एक कार की टक्कर उसकी कार में लगी। उसकी कार आगे जा रही कार के पीछे वाले हिस्से में जा ठुकी। देवराज चांद की कार दोनों कारों के बीच में फंस गई थी। तीनों कारें रुक चुकी थी, परंतु देवराज चांद सतर्क हो गया। फौरन उसका हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर जा पहुंचा। जाने क्यों उसे महसूस हुआ कि यह टक्कर लगी नहीं बल्कि मारी गई है। देवराज चांद का हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर था। वो स्टीयरिंग सीट पर ही बैठा था। तभी आगे पीछे वाली कारों में से 3 लोग बाहर निकलकर उसकी कार के पास आ गए। तुमने मेरी कार को टक्कर क्यों मारी? एक व्यक्ति कह उठा। इसने शराब पी रखी है शायद, इससे गाड़ी नहीं संभल रही, दूसरा कह उठा। मारो साले को। देवराज चांद को फौरन ही गड़बड़ का एहसास हो गया। बात कुछ भी नहीं थी, उसकी कार को टक्कर मारी गई थी। उसके बाद बात बढ़ाई जा रही थी। जानबूझकर पंगा खड़ा किया जा रहा था। देवराज चांद कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। हाथ जेब में था। सड़क के बाकी वाहन अगल बगल से निकल रहे थे। ये 3 कारें और सड़क किनारे काले शीशे वाली कॉलेज खड़ी थी। तभी कॉलेज का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति निकलकर उनके पास आया। तुम लोगों ने मेरी कार को टक्कर मारी और अब उल्टा बोलकर बात बढ़ा रहे हो? देवराज चंद शख्स स्वर में बोला। तुम शराब पीकर गाड़ी चला, बकवास बंद करो। देवराज चंद गुर्रा उठा। तभी कॉलेज से आया व्यक्ति कह उठा। देवराज चंद, जगमोहन इस वक्त हमारे कब्जे में है। इन शब्दों पर देवराज चंद चिहुक पड़ा। ये लोग उसका नाम जानते हैं। जगमोहन इसके कब्जे में है। देवराज चंद होंठ बीचे पलटकर उस व्यक्ति को देखने लगा, फिर बोला, क्या कहा तुमने? जगमोहन हमारे कब्जे में है। उसकी खैरियत चाहते हो तो सीधे जाकर उस कॉलेज में बैठ जाओ। देवराज चंद समझ गया कि उसे घेर लिया गया है। कौन हो तुम लोग? देवराज चंद अभी भी हालातों को समझने की चेष्टा कर रहा था। तुम लोग जाओ, उसने वहां खड़े बाकी के 3 लोगों से कहा और खुद भी कॉलेज की तरफ बढ़ गया। वो तीनों आगे पीछे की कारों की तरफ बढ़ गए।
चंद पलों के लिए देवराज चौहान हक्का बक्का सा खड़ा रह गया, फिर तेजी से आगे बढ़ा और क्वालिस के पास जा पहुंचा। उसका पिछला दरवाजा खुला था और सामने वही व्यक्ति बैठा था। मैं जानता था देवराज चौहान की जगमोहन की खातिर तुम हमारे साथ जरूर चलना चाहोगे। बैठो भीतर, उस व्यक्ति ने बेहद शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान का इन लोगों के साथ जाना जरूरी था, क्योंकि जगमोहन इनके कब्जे में था। देवराज चौहान भीतर जा बैठा। दरवाजा बंद हो गया। कॉलेज चल पड़ी। तुम लोग हो कौन और जगमोहन को क्यों पकड़ा? उस व्यक्ति ने काला कपड़ा निकालते हुए कहा। मैं ये तुम्हारी आंखों पर बांधने जा रहा हूं। आधे घंटे का छोटा सा सफर है। सवाल मत पूछना, क्योंकि जवाब नहीं दिया जाएगा। खामोश ही बैठे रहना तो बेहतर होगा देवराज चौहान। अगला दृश्य। मार्शल की नजरें स्क्रीन पर टिकी थी। स्क्रीन पर एक कमरे में देवराज चौहान टहलता दिखाई दे रहा था। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। फिर मार्शल ने देवराज चौहान को चेयर पर बैठते देखा और सिगरेट सुलगाते देखा। मार्शल की पैनी निगाह देवराज चौहान की हरकतों को पूरी तरह से नोट कर रही थी। फिर मार्शल ने आगे हाथ बढ़ाकर स्क्रीन के पास मौजूद बटनों में से एक बटन दबाया। सतनाम, मार्शल बोला। यस मार्शल। 7 नंबर में देवराज चौहान है। इसे भी टॉर्चर करो और टॉर्चर की फिल्म बना लेना, मार्शल ने कहा। ओके मार्शल। तभी मार्शल ने बटन पर से हाथ हटाया और दूसरा बटन दबाकर स्क्रीन ऑफ कर दी। तभी बंद दरवाजे पर थपथपाहट पड़ी। मार्शल की निगाह दरवाजे की तरफ उठी, फिर हाथ बढ़ाकर एक बटन दबाया। दरवाजा खुलता चला गया। गोस्वामी ने भीतर प्रवेश किया। मार्शल, अमेरिका के ओहायो शहर में हमारे 3 और एजेंटों की हत्या कर दी गई है, गोस्वामी गंभीर स्वर में बोला। मार्शल के होठ सिकुड़े। ये बात तो पक्की है कि हमारी एजेंसी में किसी गद्दार ने सीआईए को हमारे एजेंटों की लिस्ट दे दी है, जो कि अमेरिका में फैले हुए हैं, गोस्वामी ने बेचैन स्वर में कहा। यही सब होता रहा तो हमारा काम कैसे चलेगा? काम तो चलेगा गोस्वामी, मार्शल ने गंभीर स्वर में कहा। सबसे पहले उस गद्दार को खोजना चाहिए ताकि भविष्य में हमारे एजेंट सुरक्षित रहें। ऐसे गद्दार छिपे नहीं रहते, उनका पता चल जाता है। अब तो किसी से भीतर की बात करने में भी डर लगता है कि कहीं वो गद्दार ही ना हो, गोस्वामी ने कहा। वाशिंगटन से हमारे एजेंट ने बताया कि वो सीआईए की जासूस मैरी बाउचर पर नजर रख रहा है और मैरी बाउचर की हरकतें संदिग्ध हैं। 2 बार वो वहां के भारतीय दूतावास में गई है। एक बार तो उसके साथ जैकर था, जैकर जो कि सीआईए का पैसा संभालता है और सीआईए के लेन देन को देखता है। जैकर की भूमिका सीआईए में बेहद महत्वपूर्ण है। खैर, जैकर बाहर कार में ही रहा। मैरी बाउचर ही भारतीय दूतावास में गई थी। तुमने पता किया कि मैरी बाउचर वहां किससे मिलने गई थी? मार्शल ने पूछा। नहीं, ये बात तो तुम्हें सबसे पहले पता करनी चाहिए थी। अभी पता करता हूं। लेकिन मुझे यकीन है कि मैरी बाउचर इस तरह खुल्लम खुल्ला भारतीय दूतावास में जाकर किसी से मिलकर कोई जानकारी नहीं लेगी। गड़बड़ वाली बात होती तो मैरी बाउचर किसी भी हाल में दूतावास न जाती, मार्शल ने कहा। परंतु जैकर का मैरी बाउचर के साथ होना और उसका बाहरी कार में बैठे रहना समझ से बाहर है। जैकर बहुत व्यस्त आदमी है। उसका कहीं जाना ही चर्चा का विषय बनाया जा सकता है। वो खामखा मैरी बाउचर के साथ हमारे दूतावास तक नहीं जाएगा। जरूर कोई बात होगी, तभी वो मैरी बाउचर के साथ था। तुम वॉशिंगटन स्थित हमारे दूतावास से पता करो कि मैरी बाउचर वहां किस सिलसिले में 2 बार आई और किससे मिली। ठीक है मार्शल। एक और बात भी है। क्या? न्यूयॉर्क में हमारे 2 एजेंटों ने मिलकर एक सीआईए एजेंट को घेरा और उससे भीतरी जानकारी लेने की कोशिश की कि सीआईए इंडिया के खिलाफ किस काम में लगी है, परंतु वह अंत तक यही कहता रहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हमारे एजेंटों ने उसकी हत्या कर दी है, गोस्वामी ने बताया। मार्शल गोस्वामी को देखता रहा, फिर कह उठा। तुम मैरी बाउचर और जैकर के बारे में पता करो कि वो दूतावास क्यों गए थे। गोस्वामी बाहर निकल गया। मार्शल ने बटन दबाया तो दरवाजा बंद हो गया। मार्शल ने स्क्रीन चालू की तो वहां वो कमरा दिखा जहां देवराज चौहान था कुछ मिनटों पहले, परंतु अब वहां देवराज चौहान नहीं था। मार्शल समझ गया कि सतनाम उसे ले गया है। मार्शल ने दूसरा बटन दबाया तो दूसरे कमरे का दृश्य था। वहां जगमोहन नजर आया। जगमोहन बेड पर अंडरवियर में बैठा हुआ था। उसके जख्मों पर दवा लगा दी गई थी। इस वक्त वो कॉफी पी रहा था। मार्शल कुछ पल गंभीर निगाहों से उसे देखता रहा, फिर एक बटन दबाकर बोला, मुझे आशा है कि अब तुम्हारे जख्म पहले से बेहतर होंगे।
जगमोहन की गर्दन फौरन उठते ही और घूमते देखा। तुम कुत्ते हो मार्शल। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि देवराज चौहान भी यहां है। जगमोहन स्क्रीन पर चौंकता दिखा। क्या? देवराज चौहान को भी तुम ले आए? हाँ, इस वक्त हम उसकी खूब सेवा कर रहे हैं। जगमोहन के चेहरे पर दरिंदगी के भाव नाचते दिखे। तुमने अपनी मौत का सामान इकट्ठा कर लिया है। तुम बुरी मौत मरोगे। जगमोहन गुर्रा उठा। मैं तुम्हें याद दिला देना चाहता हूं कि मेरी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते तुम, यहां या बाहर। तुम लोगों के साथ वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरी ताकत का। मैं तुम्हें बुरी मौत मारूंगा। तुम। मार्शल ने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन ऑफ कर दी। दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देखा, फिर मोबाइल उठाकर नंबर मिलाने लगा। 2-3 बार कोशिश करने पर नंबर लगा तो फोन कान से लगा लिया। लंबी बेल जाने के बाद उधर से फोन उठा लिया गया। हेलो। स्वर में नींद का असर था। न्यूयॉर्क में इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं स्टीफन। मार्शल बोला। सीआईए के एजेंट इतनी देर तक नींद लेते हैं क्या? मार्शल, उधर से सतर्क स्वर में कहा गया। तुम्हें इस साल बहुत मोटी रकम दी गई है, परंतु तुमने हमें कोई खास खबर नहीं दी। मार्शल शांत स्वर में बोला। मैं तुम लोगों के साथ हूं, तो हमें खबर चाहिए। अभी तक तो मेरी नजर में ऐसी कोई खबर नहीं आई जो इंडिया के लिए जरूरी हो। स्टीफन की आवाज आई। मेरे पास पक्की खबर है कि सीआईए के भीतर इंडिया के लिए कुछ चल रहा है। स्टीफन की आवाज नहीं आई। सुना तुमने? हाँ, ऐसा आभास मुझे हुआ है, परंतु मैं ये नहीं जान पाया कि सीआईए किस चक्कर में है। मेरे ख्याल में जो हो रहा है वो सीआईए के बड़े अफसरों के बीच हो रहा है। अभी तक बात लीक नहीं हुई है। तुमने पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश तो की, परंतु सफल नहीं हो पाया। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि हम तुम्हें देने वाले पैसे रोक लें? ऐसा मत करना। मैं पता लगाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। जल्दी। हाँ, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा ये जानने को। और इस बात की खबर तुम सीधा मुझे ही दोगे। मेरा नंबर तुम्हारे पास है। मार्शल ने कहा। ऐसा क्यों? मेरी एजेंसी में कोई गद्दारी कर रहा है और हमारे भीतर की सूचनाएं सीआईए को दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में सीआईए ने हमारे 20 एजेंट मार दिए हैं। खबर है तुम्हें? कुछ कुछ। अगर मेरी एजेंसी के गद्दार के बारे में भी बता सको तो तुम ज्यादा पैसे कमा लोगे। समझ गया। मार्शल ने फोन बंद किया। चेहरे पर सोचें नाच रही थी। अगला दृश्य। 2 घंटे बाद मार्शल ने स्क्रीन ऑन की तो देवराज चौहान का कमरा दिखाई दिया। बेड पर देवराज चौहान अंडरवियर पहने औंधे मुंह पड़ा था। उसका शरीर घायल था और कई जगहों से खून रिस रहा था। तभी दरवाजा खुला और 2 गनमैनों ने भीतर प्रवेश किया और दाएं बाएं खड़े हो गए। पीछे एक डॉक्टर और नर्स थी। वो बेड पर पड़े देवराज चौहान के पास पहुंचकर उसके जख्मों पर दवा लगाने लगे। देवराज चौहान का शरीर रह रहकर कांप रहा था। फिर देवराज चौहान को सीधा होने को कहा गया तो देवराज चौहान उठकर बैठ गया। उसकी छाती वाले हिस्से पर और चेहरे पर दवा लगाई जानी थी। देवराज चौहान की एक आंख सूजी हुई थी। नर्स ने उसे खाने को दवा दी, पानी दिया। फिर वो लोग बाहर जाने लगे तो देवराज चौहान बोला। तुम लोगों का बड़ा कौन है? देवराज चौहान को जवाब नहीं दिया गया। उससे कहना मेरे से बात करे। दोनों गनमैन, डॉक्टर, नर्स बाहर निकल गए। क्योंकि देवराज चौहान के जख्मों पर दवा लगी थी, इसलिए उसे बैठे रहना ही ठीक समझा। मार्शल देवराज चौहान को देख रहा था, सुन रहा था। एकाएक वो कह उठा। तुम्हारा स्वागत है देवराज चौहान। स्क्रीन पर देवराज चौहान को इधर उधर देखते देखा। तुम्हारे जख्म 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, मार्शल ने पुनः कहा। कौन हो तुम? मार्शल कहते हैं मुझे। मैं इंडियन गुप्तचर एजेंसी का बड़ा हूं। मार्शल का स्वर शांत था। इंडियन गुप्तचर एजेंसी? स्क्रीन पर नजर आते देवराज चौहान के होंठों से निकला। हाँ। तो क्या मैं कानून की गिरफ्त में हूं? तुम कानून की गिरफ्त में नहीं हो। अपने को गिरफ्तार मत समझो। इंडिया के भीतर होने वाली हलचल से मुझे कोई भी मतलब नहीं होता। मेरी एजेंसी का काम विदेशों के मामले संभालने का है। तुम डकैती मास्टर हो या जो भी हो, इससे मेरी एजेंसी को कोई मतलब नहीं, मार्शल सामान्य स्वर में कह रहा था। तो फिर मुझे क्यों पकड़ा? क्यों मुझे इस तरह यातना दी गई? ये यातना हमारी दोस्ती कायम रखेगी। और दोस्ती? देवराज चौहान के होंठों से निकला। तुम नहीं जानते, पर मैं जानता हूं कि हम लोग गहरे दोस्त बनने वाले हैं।
मार्शल का स्वर शांत था। तुम जबरदस्ती की अजीब बातें कर। कुछ भी अजीब नहीं है, मार्शल बोला। दरअसल बात यह है देवराज चौहान की मेरी एजेंसी के एजेंट अमेरिका में कुछ जरूरी कामों पर लगे हैं। परंतु 15 दिन पहले कुछ ऐसी बात हुई कि मैं समझ गया कि एजेंसी में कोई गद्दार है जो सीआईए को मेरे एजेंटों के बारे में खबर दे रहा है। यानी कि सीआईए अमेरिका स्थित मेरे एजेंटों को अचानक ही जानने लगी है। ऐसे में मुझे लगा कि कुछ बाहरी लोगों की जरूरत पड़ेगी जो अमेरिका जाकर मेरे एजेंटों की जगह ले सके। परंतु इस कम वक्त में मैं नए लोगों को ट्रेन नहीं कर सकता। तो मैंने अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के बारे में छानबीन की तो 5 लोग मुझे पसंद आए, जिनमें से 2 तुम हो, तुम और जगमोहन। जगमोहन भी तुम्हारे पास है? हाँ, उसे भी यातना दी गई? अभी तो नहीं। मुझे क्यों दी? वक्त आने पर तुम्हें इस बात का जवाब भी मिल जाएगा। अब हालात ये हैं कि तुम्हें मैं मिशन पर अमेरिका भेजना चाहता हूं। तुमने सोच कैसे लिया कि तुम्हारी बात मान ली जाएगी? देवराज चांद ने उधर से कहा। अपने काम लेने आते हैं मुझे। मुझसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता, देवराज चांद ने कठोर स्वर में कहा। काम तो तुम्हें करना ही होगा। नहीं, किसी कीमत पर नहीं। इस तरह मैंने किसी के लिए कोई काम नहीं किया, पर मेरे लिए करोगे। स्क्रीन पर देवराज चांद सिगरेट सुलगाता दिखा। तुम्हें यहां पर लाया गया है, ये बात कोई नहीं जानता। तुमसे मैं क्या काम लेने वाला हूं, ये बात भी कोई नहीं जानता। यानी कि जो बात है वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही। तुम सामने आकर बात क्यों नहीं करते? जरूरत पड़ने पर मैं सामने भी आऊंगा। वैसे भी इस वक्त हम में बातें हो तो रही हैं। मैं तुम्हें इस तरह अमेरिका भेजना चाहता हूं कि तुम्हारे बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। अपने आप को पक्का करके रखो कि तुम्हें मेरे लिए कोई काम नहीं करना है, मार्शल ने कहा। और मेरा दावा है कि जब मैं तुमसे काम लेना चाहूंगा तुम आसानी से तैयार हो जाओगे। स्क्रीन पर नजर आते देवराज चौहान के दांत भिजते दिखे। तुम नहीं चाहोगे कि मैं जगमोहन की जान लूं? मार्शल का स्वर शांत था। ऐसा सोचना भी मत। जगमोहन भी कभी नहीं चाहेगा कि मैं तुम्हारी जान लूं। देवराज चांद के होंठ भिज गए। तुम दोनों मेरे कब्जे में हो और एक दूसरे की खातिर मेरा काम जरूर करोगे। तो ये है तुम्हारी चाल? देवराज चांद गुर्रा उठा। जगमोहन से काम लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तुमसे काम लेना चाहता हूं। जगमोहन मेरी कैद में रहेगा और तुम उसकी सलामती चाहते हुए उस काम को पूरा करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूंगा। मैं जगमोहन से मिलना चाहता। जगमोहन से मिलना अब आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम पहले मेरा काम करोगे, फिर तुम जगमोहन से मिल सकोगे। जहां भी तुमने धोखा देने या मुझसे गद्दारी की कोशिश की तो उसी वक्त मैं जगमोहन को खत्म कर दूंगा। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता छाई रही। तभी मार्शल ने कमरे का दरवाजा खोलते देखा। 2 गनमैन भीतर आकर खड़े हो गए। एक आदमी खाने की ट्रे लिए भीतर आया और ट्रे बेड पर रखकर चला गया। गनमैन भी बाहर निकल गए। दरवाजा बंद हो गया। मार्शल ने कहा, यह ऐसी जगह है जहां से कोई भाग नहीं सका आज तक, इसलिए इस तरह की कोशिश करना बेकार होगा। हमें किसी भी तरह से कम मत समझना। हमें सिर्फ अपने काम की परवाह होती है। काम के अलावा हम किसी और की परवाह नहीं करते, मार्शल ने कहा और हाथ बढ़ाकर बटन दबा दिया। स्क्रीन ऑफ हो गई। अगला दृश्य। 2 दिन बाद स्टीफन का फोन आया मार्शल को। मैं तुम्हें बहुत ही अहम खबर दे रहा हूं, स्टीफन कह रहा था। इस खबर को सुनकर मुझे और डॉलर देने होंगे। बताओ। अमेरिका ने बेहद ही खामोशी के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का डेथ वारंट जारी कर दिया है। डेथ वारंट? मार्शल चिढ़ पड़ा। हमारे प्रधानमंत्री का? हाँ। महीना भर पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के साथ हो रही संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। इससे अमेरिका को काफी धक्का लगा है। विश्व भर में अमेरिका की चमक फीकी पड़ी है। ऐसे में अमेरिकन सरकार ने तय किया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की हत्या करा दी जाए, जिसके बाद जिस सरकार का बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके सामने फिर से यही समझौता रखा जाएगा और यह संधि होकर रहेगी। अमेरिका पूरी तरह तब इंडियन पॉलिटिक्स में दखल देगी और उसी को प्रधानमंत्री बनने देगी जो अमेरिका की बात माने। यह तो बहुत बड़ी खबर है स्टीफन, मार्शल अपने पर काबू पाकर कह उठा।
क्या यह अमेरिका के लिए आसान होगा कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की हत्या करा सके? तुम भी जानते हो कि अमेरिका के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। स्टीफन की आवाज कानों में पड़ी। अमेरिका किस प्रकार प्रधानमंत्री की हत्या? इंडियन प्राइम मिनिस्टर का डेथ वारंट सीआईए को सौंपा गया है। अब यह देखना है कि सीआईए का काम है कि वो डेथ वारंट को किस प्रकार लागू करती है। पता चला है कि सीआईए के बड़े लोग इन दिनों इसी काम की उलझन में फंसे हुए हैं। इस बात को पूरी तरह गुप्त रखा गया है। बहुत सतर्कता बरती जा रही है। सीआईए हमारे प्रधानमंत्री की हत्या करेगी? सीआईए करे या करवाए, ये बात अभी पता नहीं है। पता करो। कोशिश कर रहा हूं। ऐसी खबरों को पाना आसान नहीं होता। तुम्हें बहुत ज्यादा डॉलर दिए जाएंगे। थैंक्स मार्शल। और जब तुम इंडिया आओगे तो तुम्हें खूबसूरत औरतों का साथ दिया जाएगा। ऐसा तभी हो सकता है जब तुम हमारे काम की खबरें हमें वक्त रहते दो। तेजी दिखाओ स्टीफन, मार्शल ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे डॉलर? खबर पूरी दो कि सीआईए ये काम किस तरह कर रही है। डॉलरों की परवाह मत करो। दोबारा कब फोन करोगे? जल्दी ही। मार्शल ने फोन बंद करके जेब में रखा और वहां से निकलकर चौड़ी गैलरी में आगे बढ़ता चला गया। चेहरे पर गंभीरता और बेचैनी स्पष्ट दिख रहे थे। तभी सामने से सुधीर शर्मा आता कह उठा, मार्शल, हम अमेरिका के मामले में कुछ भी नहीं कर रहे। वहां के हमारे एजेंट ने खबर दी है कि अमेरिका इंडिया के खिलाफ पक्के तौर पर कुछ करने की सोच रहा है। शायद वो सीआईए से इस बारे में कोई काम ले। तुम उनसे खबरें लेते रहो और मुझे बताते रहो। मैं कुछ घंटे बाद तुमसे बात करूंगा। कहकर मार्शल आगे बढ़ता चला गया। मार्शल स्क्रीन वाले कमरे में पहुंचा और बटन दबाकर स्क्रीन ऑन की तो स्क्रीन पर कमरे में बैठा देवराज चौहान दिखा। अब उसकी हालत पहले से बहुत बेहतर थी। उसने नाइट सूट पहन रखा था, जो कि उसे यहीं से मिला था। मार्शल गंभीर निगाहों से स्क्रीन पर नजर आते देवराज चौहान को देखता रहा। फिर दूसरा बटन दबाया तो अन्य कमरे में मौजूद जगमोहन दिखने लगा। जगमोहन बेड पर लेटा था। उसके शरीर पर भी नाइट सूट था। मार्शल ने पुनः बटन दबाया तो स्क्रीन पर देवराज चौहान फिर दिखने लगा। कुछ पल देवराज चौहान को देखने के बाद मार्शल बड़बड़ा उठा, ये ज्यादा ताकतवर मोहरा है। इससे खास मौके पर काम लिया जाएगा। इस वक्त जगमोहन से काम लेना चाहिए। यह हमारा एजेंट बनकर अमेरिका जाएगा। मार्शल ने बटन दबाकर स्क्रीन ऑफ की और एक अन्य बटन दबाकर बोला, सतनाम। यस मार्शल, मध्यम सी आवाज उभरी। जगमोहन को वो फिल्म दिखाओ जिसमें देवराज चौहान को टॉर्चर किया जा रहा है। अगला दृश्य। जगमोहन को कमरे में वापस छोड़कर दरवाजा बंद कर दिया गया। जगमोहन का शरीर गुस्से में कांप रहा था। दांत भिजे हुए थे। चेहरा सुर्ख था। वो आपे से बाहर लग रहा था और 3 आदमी उसे पकड़कर कमरे तक लाए थे। मुट्ठियां भिजी हुई थी। मार्शल! जगमोहन एकाएक गला फाड़कर चीख उठा। आंखों में आंसू चमक उठे थे, परंतु उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ लोग उसे अंधेरे से भरे कमरे में ले गए थे जहां उसे फिल्म दिखाई गई, जिसमें देवराज चौहान को टॉर्चर किया जा रहा था। किस बुरी तरह से देवराज चौहान को टॉर्चर किया गया था, यह देखकर जगमोहन की रूह कांप उठी। जब वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया तो पास खड़े आदमी पर पागलों की तरह झपट पड़ा, लेकिन उसी पल उसे बाकी दोनों आदमियों ने पकड़ लिया था। टॉर्चर की फिल्म में देवराज चौहान तड़प रहा था, चीख रहा था, परंतु उसे यातना देने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान जगमोहन के पेट पर 2 घूंसे मारकर उससे कहा गया कि आराम से वो फिल्म देखे, परंतु जगमोहन में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि देवराज चौहान का यह हाल देख सकता। तब वो तीनों आदमी उसे पकड़कर वापस उसी कमरे में छोड़ गए थे। जगमोहन एकाएक बेड पर जा गिरा और सिसकने लगा। उसने देवराज चौहान की ऐसी हालत होते पहले कभी नहीं देखी थी। किस बुरी तरह से उसे टॉर्चर किया जा रहा था कि तभी मार्शल की आवाज कमरे में गूंजी, देखा तुमने? हम चाहें तो चुटकियों में देवराज चौहान को खत्म कर दें। अगर तुमने हमारे कहे मुताबिक काम नहीं किया तो देवराज चौहान को हम इसी तरह तड़पा तड़पा कर मार देंगे और चुप रहो। जगमोहन बेड से उठता गला फाड़कर चीख उठा। गालों पर आंसू थे। लगता है तुम देवराज चौहान का अहित नहीं देख सकते। मार्शल की आवाज पुनः गूंजी। जगमोहन ने गीले गालों को साफ करते हुए गुस्से में कहा, क्या चाहते हो तुम? मेरा काम करना होगा जो तुम्हें करने को कहूं। फिर तुम देवराज चौहान को कुछ नहीं कहोगे?
तुम मेरा काम करोगे, मेरी बात मानोगे, तो मैं उसे क्यों कुछ कहूंगा? याद होगा तुम्हें याद होगा तुम्हें भी कुछ इसी तरह टॉर्चर किया गया था। तुम्हारी भी फिल्म बनाई गई थी ताकि हम जिससे काम लेना चाहें ले सकें। मैंने तुम्हें चुना है कि तुम हमारा काम करोगे। मैं तैयार हूं। तो देवराज चांद सुरक्षित हमारे पास रहेगा। तुम हमारा काम पूरा करोगे और हम देवराज चांद को छोड़ देंगे। तुम सरकारी आदमी हो। हाँ, इस वक्त तुम इंडियन गुप्तचर एजेंसी के ठिकाने पर मौजूद हो। मार्शल की आवाज कानों में पड़ी। सरकारी आदमी होकर तुम इस तरह का गलत काम क्यों कर रहे हो? जगमोहन ने भारी स्वर में पूछा। कैसा गलत काम? यहां तो कुछ भी गलत काम नहीं हो रहा जगमोहन। मैं जो कर रहा हूं देश की खातिर कर रहा हूं। कभी कभी सब ठीक रखने के लिए हमें भी कानून तोड़ना पड़ता है, परंतु हम भले के लिए कानून तोड़ते हैं। क्या काम लेना चाहते हो मुझसे? बहुत जल्द बता दिया जाएगा। ये तुम्हारा वादा है कि तुम देवराज चांद को कोई तकलीफ नहीं दोगे, उसे आराम से कैद में रखोगे? तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं मानूंगा? हम दोस्तों की तरह। तुम जैसे घटिया इंसान को मैं अपना दोस्त नहीं मान सकता। तुम्हें काम के बारे में बहुत जल्द बता दिया जाएगा। मार्शल का शांत स्वर कानों में पड़ा। मैं देवराज चांद से मिलना चाहता हूं। जब तुम मेरा काम करके लौटोगे तब तुम्हें देवराज चांद से मिला दिया जाएगा, उससे पहले नहीं। अगला दृश्य। रात को 12 बजे स्टीफन का फोन आया। तब मार्शल स्क्रीन वाले कमरे में कोने में पड़े बेड पर लेटा था। मोबाइल फोन की आवाज सुनते ही उसकी आंख फौरन खुली और फोन उठाकर बैठते हुए उसने बात की। तुम्हारे लिए गंभीर खबर है मार्शल। स्टीफन की आवाज कानों में पड़ी। प्राइम मिनिस्टर के डेथ वारंट से ज्यादा गंभीर खबर क्या होगी? मार्शल ने सतर्क स्वर में कहा। सीआईए प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने के लिए इंग्लैंड के मैनचेस्टर में योजना बनाने वाली है। मैनचेस्टर में क्यों? अमेरिका में योजना क्यों नहीं बनाई जा रही? सीआईए इंडियन एजेंट्स को लेकर काफी सावधानी बरत रही है। सीआईए को पता है कि अमेरिका में इन दिनों इंडियन एजेंट्स का जाल उनके इर्द गिर्द फैला है और सीआईए नहीं चाहती कि उनकी कोई बात बाहर जाए। इसलिए वो सावधानी बरतते हुए मैनचेस्टर में इंडियन प्राइम मिनिस्टर की हत्या की योजना तैयार करेंगे। स्टीफन का स्वर बराबर मार्शल के कानों में पड़ रहा था। ऐसे में कोई सोच भी नहीं सकेगा कि सीआईए मैनचेस्टर में क्या कर रही है। मैंने बहुत मुश्किल से ये खबरें हासिल की हैं। तुमने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें काफी अच्छे डॉलर दिए जाएंगे। मार्शल ने गंभीर स्वर में कहा। मैनचेस्टर में ये सब कहाँ होने जा रहा है? ये मैं नहीं जान पाया, परंतु अमेरिका हो या मैनचेस्टर, इंडिया के अधिकतर एजेंट्स पर सीआईए की नजर है। कौन से एजेंट इस काम पर हैं पता नहीं। सीआईए में काफी ऊपर के लेवल पर यह सारा मामला तैयार किया गया है। अगले 2-3 दिनों में प्राइम मिनिस्टर की हत्या की योजना बनाने के लिए मैनचेस्टर में सीआईए के एजेंट इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। खबर पक्की है? पूरी तरह से। मैं हमेशा पक्की खबरें ही देता हूं। बातचीत खबर खत्म हो गई। मार्शल उठा और टहलने लगा। चेहरे पर परेशानी के भाव थे। आंखों में व्याकुलता साफ नजर आ रही थी। फिर वो आगे बढ़ा और स्क्रीन के पास लगा एक बटन दबाकर बोला, सतनाम। यस मार्शल। क्या कर रहे हो? नींद ले रहा था। 24 घंटों से आराम करने का वक्त नहीं मिला। तुम्हें कुछ ही घंटों में जगमोहन का पासपोर्ट तैयार करवाना है और मैनचेस्टर के लिए वीजा उस पर लगवाकर कल की फ्लाइट की टिकट बुक करनी है। ये सब काम तुम्हें तेजी से करने हैं। काम हो जाएगा मार्शल। करके मुझे खबर देना। अगले पल स्क्रीन करके मुझे खबर देना, कहकर मार्शल ने स्विच बंद किया और दूसरी स्विच दबा दी। अगले ही पल स्क्रीन ऑन हो गई। वहां जगमोहन दिखा जो बेड पर लेटा हुआ था, परंतु आंखें खुली थी। मार्शल कुछ पल जगमोहन को देखता रहा, फिर शांत स्वर में बोला, नींद नहीं आ रही जगमोहन? अगले ही पल जगमोहन सतर्क होता दिखा। तुम कमीने इंसान हो। काम का वक्त आ गया है। स्क्रीन पर जगमोहन को उसी पल बेड पर बैठता दिखा। काम बोलो। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। तुम्हें मैनचेस्टर जाना होगा। इंग्लैंड? हाँ। मैं तुम्हें कम शब्दों में सारा मामला बताता हूं। तुम्हें मैनचेस्टर के हमारे मुख्य एजेंट ब्रिजवाश के बारे में बता दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारी सहायता करेगा। वहां पहुंचते ही तुम ब्रिजवाश से मिलोगे। लेकिन करना क्या होगा मुझे? असल बात सुन लो। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए इस वक्त इंडिया के खिलाफ बहुत ही मजबूत घेरा बनाकर चल रही है।
हमारे एजेंटों को वो मार रहे हैं और कईयों पर वो नजर रखे हुए हैं। बीते 1 महीने से अमेरिका के साथ हमारे कुछ संबंध बिगड़े हैं। अमेरिका ने गुप्त तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया है। ऐसा डेथ वारंट जिस पर सीआईए अमल करेगी और प्रधानमंत्री की हत्या करेगी। मेरे पास पक्की खबर है कि इस मामले में सीआईए के मुख्य एजेंट अगले 3-4 दिनों में इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में इकट्ठे होने जा रहे हैं, जो कि वहां हमारे प्रधानमंत्री की हत्या का प्लान तैयार करेंगे। पक्का पता है या ऐसे ही मारे जा रहे हो? पक्की खबर है। तुम्हें वहां हमारे एजेंट के तौर पर जाना होगा। यह भूल जाओ कि तुम डकैती मास्टर हो। जासूसों के अपने नियम कायदे होते हैं कि काम पूरा करो, बेशक कैसे भी करो। हमारी दुनिया में काम को महत्व दिया जाता है, भावनाओं को नहीं। हर कीमत पर काम पूरा होना चाहिए। लेकिन मुझे करना क्या है? मैनचेस्टर में उन सीआईए एजेंटों की तलाश करनी है जो वहां हमारे प्रधानमंत्री की हत्या की योजना बनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, और ये जानना है कि उन्होंने क्या योजना बनाई है। मार्शल बोला। ये तो कठिन काम है, जगमोहन की आवाज आई। तुम्हारे लिए नहीं, हमारा एजेंट ब्रिजवाश तुम्हारी हर संभव सहायता करेगा। क्या मैं इस काम में अकेला हूंगा? हाँ, परंतु ब्रिजवाश के स्थानीय एजेंट भी इस मामले में भागदौड़ करेंगे और काम की बात मालूम होने पर ब्रिजवाश तुम्हें बता देगा। ये काम तुमने तेजी से करना। तुम अपने जासूसों से क्यों नहीं कराते ये काम? वो सीआईए की नजरों में है, या उनके सीआईए की नजरों में होने का अंदेशा है। यहाँ हमारे बीच कोई आदमी ऐसा है जो सीआईए को हमारी हर हरकत की खबर, हर एजेंट के बारे में खबर दे रहा है। तो फिर मेरे बारे में उनके पास खबर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें मैंने यहाँ सुरक्षित रखा हुआ है। तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ हो, और मैं तुमसे कोई काम लेने वाला हूँ। मेरा सबसे खास आदमी सतनाम ही जानता है तुम्हारे और देवराज चौहान के बारे में, वो भी आधा अधूरा ही। सतनाम भी तो गद्दार हो सकता है। नहीं, वो गद्दार नहीं है, देश का पूरा वफादार है। ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम किसी के बारे में कैसे दावा कर सकते हो कि वो गद्दार नहीं है? इस बारे में मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो, जिसके लिए तुम्हें मैनचेस्टर भेजा जा रहा है। 2 पलों की खामोशी के बाद जगमोहन बोला, मैं तो तुम्हारा काम करने चला जाऊंगा। बाद में देवराज चौहान की क्या स्थिति रहेगी तुम्हारे पास? देवराज चौहान मेरे पास दामाद की तरह रहेगा। ये मार्शल का वादा है तुमसे। स्क्रीन पर जगमोहन को आंसू पोंछते देखा मार्शल ने। मैं तुम्हें बड़े काम के लिए भेज रहा हूं जगमोहन, और मैं नहीं चाहता कि तुम देवराज चौहान के लिए परेशान हो। जब तुम मेरा काम पूरा करके आओगे तो देवराज चौहान को मैं एयरपोर्ट पर तुम्हें लेने भेजूंगा। मैं चाहता हूं तुम पूरी तरह काम पर लग जाओ। ठीक है, जगमोहन अपने को संभालते हुए कह उठा। एक बार फिर मुझे सब बातें बताओ, सब कुछ बताओ जो मैनचेस्टर में मेरे काम आने वाली हैं। मार्शल बताने लगा। देर तक उन दोनों ने इसी मामले पर बात की। अगला दृश्य। मैनचेस्टर, इंग्लैंड का एक खूबसूरत शहर। ब्रिटिश जासूस फ्रोजा विंगटन ऊंची इमारतों के बीच की पतली गली में भागने वाले अंदाज में तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके लंबे बाल रह रहकर हवा में उड़ रहे थे। उसने जीन पहन रखी थी, ऊपर गर्म टॉप और उसके ऊपर जैकेट। कड़कती सर्दी पड़ रही थी। तेज ठंडी हवाएं रह रहकर जिस्म को कपा जाती थी। फ्रोजा खूबसूरत थी, 27 बरस की थी, 5 फुट 5 इंच लंबाई और जिस्म चुस्त व छरहरा था। 20 बरस की उम्र से ही वो ब्रिटिश जासूसी एजेंसी में काम कर रही थी, और इस वक्त तो वो अपने काम में मास्टर बन चुकी थी। फ्रोजा की एक बड़ी बहन भी ब्रिटिश जासूसी एजेंसी में काम करती थी। एक ही डिपार्टमेंट में होने के बावजूद भी वो घर पर अपने कामों के बारे में एक दूसरे से बात नहीं करती थी। एजेंसी की तरफ से हर मेंबर को इस बात के लिए मनाही थी कि अपने जासूसी जीवन के मामले में किसी से बात न की जाए। इस बारे में जो भी बात करनी हो वो चीफ से की जाती थी। घर में फ्रोजा और एनी की एक माँ थी। उनके पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। फ्रोजा जल्दी से गली से बाहर निकली और सड़क के किनारे फुटपाथ पर आकर रुकी। तभी तेज हवा का झोंका आया और उसके जिस्म को कपा गया। उसी पल सामने खाली टैक्सी निकली। फ्रोजा ने टैक्सी को आवाज दी, हाथ हिलाया। टैक्सी तुरंत रुक गई। फ्रोजा तेजी से आगे बढ़ी और टैक्सी के आगे का दरवाजा खोलकर भीतर बैठ गई। ड्राइवर अफ्रीकी व्यक्ति था। उसने मुस्कुराकर फ्रोजा को देखा और टैक्सी आगे बढ़ाने लगा तो फ्रोजा कह उठी, अभी रुको। अफ्रीकी ने फ्रोजा को देखा। टैक्सी में बैठकर सर्दी से कुछ राहत मिली थी।
रोजा की निगाह उसी गली की तरफ थी जहां से वो निकली। वहां से कभी कभार कोई निकलता दिखाई दे जाता था। कहाँ चलना है मैडम? अफ्रीकी ड्राइवर ने पूछा। बताऊंगी, अभी टैक्सी रोके रहो, फिरोजा ने कहा। यहां टैक्सी को नहीं रोका जा सकता, पुलिस चालान कर देगी। फिरोजा ने गली पर नजर रखे अपना कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसे देखो, पढ़ो, कुछ देर तुम्हारा दिल बहल जाएगा। चंद पलों बाद ही अफ्रीकी ने कहा, तो आप इंग्लैंड की जासूस हैं? फिरोजा ने कार्ड लेकर जेब में रख लिया। क्या आप किसी अपराधी का पीछा कर रही हो? हाँ, वो गली से आ रहा है, वो आ गया। एशियाई मूल का व्यक्ति ब्रीफकेस थामे गली से बाहर निकला था। उसने सूट के ऊपर ओवरकोट पहन रखा था। गली से बाहर आते ही इनर लेन में खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। वो अपराधी है? अफ्रीकी ने पूछा। हाँ, फिरोजा की निगाह उस पर थी। मैं 4 घंटों से उसके पीछे हूं। पैदल ही पीछा कर रही? मेरी कार इन इमारतों के दूसरी लेन में खड़ी है और अब कार को लाने का वक्त नहीं है। अफ्रीकी ने सिर हिलाया। उस व्यक्ति को देखा जो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ रहा था? वो इंडियन लगता है। नहीं, पाकिस्तानी है वो। फिरोजा ने कहा। चलो, उसकी कार चल रही है। उसकी कार के पीछे इस तरह जाना है कि उसे जरा भी शक ना हो। वो आदमी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिक्र ना करें, मैं सावधानी से पीछा करूंगा, अफ्रीकी ने कहा और टैक्सी आगे बढ़ा दी। फिरोजा ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने के बाद फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाती रही, फिर एक आदमी की आवाज कानों में पड़ी। हेलो। फिरोजा की निगाह आगे ट्रैफिक पर जाती कार पर थी। गार्गी, तुम्हारी सहायता की जरूरत है, फिरोजा बोली। तुम कहाँ हो? कल भी तुम ऑफिस नहीं आई, आज भी नहीं। कुछ देर पहले चीफ ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था। इस वक्त मैं एक आतंकवादी के पीछे हूँ। ओह, उसके पास ब्रीफकेस में विस्फोटक है जिसे वो एक जगह से लाया है। मैंने वो जगह भी देख ली है। मैंने उसे फोन पर बातें करते सुना है कि उसने कहा कि इतने विस्फोटक से तो स्टेशन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मेरे ख्याल में विस्फोटक भरे ब्रीफकेस को वो किसी के हवाले करने जा रहा है, फिरोजा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत है? हाँ, तभी तो फोन किया। तुम्हारे अकेले से काम नहीं चलेगा, 2-3 को साथ ले आना। ये जहां जा रहा है वहां ज्यादा लोग हो सकते हैं, शायद हमें मुकाबला करना पड़ जाए। फिरोजा ने कहा। बोलो, मुझे कहाँ आना है? मैं तुम्हें वो जगह बताती हूँ जहां इस वक्त से मैं निकल रही हूँ। तुम फौरन 2-3 लोगों के साथ कार पर रवाना हो जाओ। मैं तुम्हें फोन पर बताती रहूंगी कि मैं किस दिशा में हूँ। ठीक है फिरोजा। इतना कहने के साथ उधर से गार्गी ने फोन बंद कर दिया। अफ्रीकी फिरोजा से कह उठा, इस काम में तो बहुत खतरा होता है। हाँ, कभी मुसीबत में पड़ी हैं आप? एक बार जान जाते जाते बची। आगे वाली कार किधर जा रही है? शायद 4th एवेन्यू की तरफ जाएगी। आगे बाईं तरफ मोड़ है। तुमने ये कैसे सोचा? 4th एवेन्यू में एशियाई लोग काफी रहते हैं, शायद ये वहां ना भी जाए, अफ्रीकी ड्राइवर बोला। तुम कहाँ के हो? इंग्लैंड का ही, यहीं पैदा हुआ था, अफ्रीकी ने बताया। चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं रोकते हैं कहानी को। जैसा मैंने कमिट किया था, आपके लिए एक बहुत ही तेज नॉवल लेके आया हूं, देवराज चांद सीरीज का, अनिल मोहन जी द्वारा लिखा हुआ। इसमें जो मुझे लग रहा है, दुर्दांतता बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो सरकारी अमला दिखाया है ना, यानी भारत के भी सरकारी बंदे और खास तौर पर सीक्रेट सर्विस वाले, ये सीक्रेट सर्विस वाले खास तौर पे ऐसा, जो मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, नॉर्मली ये ऐसे लोगों को ही अपने साथ मिलाते हैं जो खासतौर पर फील्ड वर्क के लिए, जो या तो जिनका डिस्टर्ब बैकग्राउंड रहा हो, थोड़े क्रिमिनल एलिमेंट्स हों, यानी जिस तरह का काम हो उस तरह का आदमी पकड़ लेते हैं, लेकिन पकड़ते ये उसी को हैं जो सिर्फ काम और काम की तरफ ध्यान दे, यानी जिसे ये पता हो कि बस मुझे करना है, कैसे करना है ये मेरी जिम्मेवारी। ये नहीं खड़ा होकर पीछे देखने लग जाएगा, अरे कोई आया तो है नहीं, अब मैं क्या करूं ना। ऐसा आदमी जो खुद रास्ता बनाए और खुद उस रास्ते पर आगे बढ़ता जाए ताकि काम पूरा हो। तो खैर, कहानी मुझे लग रहा है बहुत अच्छी होने वाली है, खासतौर पर इसमें एक असैसिनेशन का प्लॉट है तो अच्छी ही होगी। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि
अच्छा दोस्तों, मैंने एक नोटिस किया, मैं यूट्यूब पर चेक करता रहता हूँ ना कि किस तरह यूट्यूबर काम करते हैं। अब मुझे तो मेरे ख्याल से 2 महीने ही हुए हैं अब ये काम करते हुए। तो मैंने वहां पर देखा कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं या हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, उसमें से 50% से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, इतना साथ तो मैं आपसे मांग सकता हूँ, हक बनता है भाई का। तो अगर आप सुनते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर एक सुनने के बाद छोटा सा कमेंट ही कर दिया करें, बहुत अच्छा ही लिख दें। तो क्योंकि मैं जब खोलता हूँ ना, फिर देखता हूँ कि किसी ने कुछ, तो मेरी उम्मीद बंधी होती है कि जो लोग, जो भाई बहन जो भी हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा क्या, तो उससे मुझे हौसला मिलता है। बाकी आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। अगले भाग में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।